3 लिस्टें आ गई, उसके बाद भी उनका नाम नहीं आया। अगर इतना नाम फाइनल होता तो लिस्ट में नाम आ जाना चाहिए था। तो ये कोई वो नहीं होता कि यहाँ रुमाल रख के चला जाए कि ये मेरी सीट है या उनकी सीट है। मुझे टिकट मिली, मैं चुनाव लड़ रही हूँ। मारवाड़ी में कहते हैं ना, कबड्डी में कोई काको को नहीं। ऐसा है, बेनीवाल जी नहीं चाहते थे कि हरेंद्र जी वहाँ से जा कर के चुनाव लड़े, इसलिए उन्होंने उनको यहाँ पजाया है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई ज़्यादा असर होने वाला। लोगों ने अपना मानस बना लिया है। और अगर आप ज़्यादा घूमेंगे, आज जैसे हमारा रोड शो था नागौर शहर के अंदर और इतना अभूतपूर्व रिस्पांस मिल रहा है वहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इतना ज़्यादा माहौल है कि कहीं स्टैंड भी करती है अभी कांग्रेस यहाँ पर नहीं है। उन्होंने खुद ने मेरे को ये मैसेज करवाया था कि भाई मैं भतीजी के आगे चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, तो वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो जब मेरी टिकट के लिए मुझे कॉल आई, उसके बाद में मैंने उनको मैसेज डाला और मैसेज डाल करके मैंने फ़ोन करके बोला, मैंने कहा चाचा मेरी टिकट फाइनल हो गई है, नागौर से हो रही है। वो वहाँ नहीं जा करके और वो यहाँ पर आए। मेरे आने के बाद में भी उन्होंने लोगों से जब फ़ोन करके बोले मेरे पे पार्टी का दबाव है, तो लोगों ने उनको बोला कि आप खिमसर जाओ। हमारे साथ है नागौर सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा, जो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। इन्होंने लोकसभा के 3 चुनाव लड़ लिए, जिसमें से 2 चुनाव ये हार गई थी। लेकिन इस बार इन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें नागौर से प्रत्याशी बना दिया है। कैसा महसूस कर रही हैं, क्योंकि आपने लोकसभा के ही चुनाव लड़े थे, छोटा चुनाव नहीं लड़ा था, तो क्या लग रहा है इस बार आपको? क्षेत्र जाना पहचाना है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। यह है कि पहले 8 विधानसभा मैनेज करनी पड़ रही थी, अब 1 करनी पड़ रही है, तो आसान लगता है काम ज़्यादा। और दूसरा, नागौर का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। एक जिला परिषद होने के नाते और एक इसके अंदर मुंडवा की जो नगर पालिका है वो होने की वजह से फैलाव ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए गाँव के दौरे हमारे 7 दिन में लगभग पूरे ही हो गए। शहरों का जनसंपर्क जारी है। अब केवल 1 दिन बचा है आपको प्रचार करने के लिए और 2 दिन बचे हैं जनसंपर्क के लिए। तो क्या लगता है आपको कि क्योंकि नागौर की हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर पहले ऐसा माना जा रहा था कि हनुमान बेनीवाल भी आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन आपके चाचा को यहाँ पे उतार दिया, तो चाचा भतीजे का मुकाबला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना, इसलिए हॉट सीट आप क्या मानती हैं? ऐसा है, बेनीवाल जी नहीं चाहते थे कि हरेंद्र जी वहाँ से जा कर के चुनाव लड़े, इसलिए उन्होंने उनको यहाँ पजाया है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई ज़्यादा असर होने वाला। लोगों ने अपना मानस बना लिया है। और अगर आप ज़्यादा घूमेंगे, आज जैसे हमारा रोड शो था नागौर शहर के अंदर और इतना अभूतपूर्व रिस्पांस मिल रहा है वहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इतना ज़्यादा माहौल है कि कहीं स्टैंड भी करती है अभी कांग्रेस यहाँ पर। देखिए, हरेंद्र जी को जब पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि पहले मैं यहाँ से चुनाव लड़ता आया हूँ, इसलिए मेरी सीट थी, ज्योति मेरे सामने आई। आपको पूछते हैं तो आप कहते हैं कि टिकट मेरे को पहले मिली, इसलिए मेरे चाचा बाद में आए। तो क्या वास्तविकता क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने खुद ने मेरे को ये मैसेज करवाया था कि भाई मैं भतीजी के आगे चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, तो वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो जब मेरी टिकट के लिए मुझे कॉल आई, उसके बाद में मैंने उनको मैसेज डाला और मैसेज डाल करके मैंने फ़ोन करके बोला, मैंने कहा चाचा मेरी टिकट फाइनल हो गई है, नागौर से हो रही है। तो मैंने सोचा आपको मैं बता दूं। और वैसे भी क्योंकि उन्होंने पिछली बार जब चुनाव लड़ा था बाई इलेक्शन, जिसमें पूरा चुनाव मैंने मैनेज किया था, तो उन्होंने खीमसर से लड़ा था और जीत के बहुत नज़दीक पहुंचे थे। तो इस बार ज़्यादा सबको ये चांस लग रहा था कि वो लड़ेंगे तो भी खीमसर से लड़ेंगे, वो उनकी पहली प्रायोरिटी होगी। 2,5-3 हज़ार वोट अगर इधर उधर हो जाते तो उनके रिज़ल्ट जो था वो उनके फेवर में आता। उस समय जो हमारे सामने प्रत्याशी थे नारायण बेनीवाल, वो आरएलपी और भारतीय जनता पार्टी के कंबाइंड कैंडिडेट थे। तो उस गणित को देखते हुए वो उनके लिए लॉजिकल सीट थी। वो वहाँ नहीं जा कर के और वो यहाँ पर आए। मेरे आने के बाद में भी उन्होंने लोगों से जब फ़ोन करके बोले मेरे पे पार्टी का दबाव है, तो लोगों ने उनको बोला कि आप खिमसर जाओ। अब उसके 15 दिन बाद वो कहते हैं नहीं मेरी टिकट फाइनल है। 3 लिस्टें आ गई, उसके बाद भी उनका नाम नहीं आया। अगर इतना नाम फाइनल होता तो लिस्ट में नाम आ जाना चाहिए था। तो ये कोई वो नहीं होता कि यहाँ रुमाल रख के चला जाए कि ये मेरी सीट है या उनकी सीट है। मुझे टिकट मिली, मैं चुनाव लड़ रही हूँ। मारवाड़ी में कहते हैं ना, कबड्डी में कोई काको को नहीं, तो हाँ चुनावी कबड्डी है। चलो, कबड्डी में काको को नहीं, लेकिन जब आप भारतीय जनता पार्टी में आए थे तो सभी राजनेताओं का ये कयास था कि आप हनुमान बेनीवाल के सामने चुनाव लड़ेगी, और हरेंद्र जी का भी ये मान रहे थे कि कांग्रेस से वो वहाँ से लड़ेंगे। तो क्या आप डर गई या पार्टी ने आपको यहाँ भेजा है? नहीं, डरने का तो कोई मतलब भी नहीं है। और रही बात हनुमान जी की, तो वहाँ मेरे जाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मुझे लग रहा है रेवत जी वो सीट अच्छे से निकाल रहे हैं। तो जो परिस्थितियाँ होती है, हर चुनाव का एक समीकरण होता है। तो उसमें ये कहना कि भाई आप सामने नहीं जा कर के लड़े और यूँ नहीं करके लड़े, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि राजनीति कोई मुक्केबाजी का गेम नहीं है कि जहाँ जा कर के आप सीधे डुक जमाना शुरू करो। राजनीति ज़्यादा शतरंज का खेल है और उसको शतरंज की तरह देखना चाहिए कि अगला चाल चलता है, आप अपनी चाल चलते हो।
और मुझे लगता है कि अब की बार बकरी फाटे में आ सकती है। आ सकती है। चलो, लोगों की एक नाराज़गी पहले ये हुआ करती थी कि ज्योति मिर्धा का यहाँ पे मकान ही नहीं है, और हनुमान बेनीवाल भी ये कहते थे कि पूपीसा ने हमें दिल्ली भेज दिया क्योंकि आपका यहाँ मकान नहीं था। लेकिन अब तो आपने मकान भी ले लिया है और आप यहाँ की निवासी हो गई है। तो अब क्या यहाँ की जनता क्या आपसे अपेक्षा रखे कि आप यहीं रहेंगी, और अगर चुनाव जीतती हैं तो आपका दिल्ली ज़्यादा रहना होगा, यहाँ रहना होगा? देखिए, मैंने हमेशा अपनी जो भी जिम्मेदारी हुई है उसको बहुत अच्छे से निभाया है, और ये एक मेरा उल्बा बनता था। तो मैंने नागौर में जिस दिन कदम रखा उससे पहले मैंने यहाँ पे मकान खरीदा, और जिस दिन मैं तेजादशमी के दिन आई थी यहाँ पर, तेजादशमी नहीं, विजयदशमी के दिन आई थी, उसके अगले दिन जाकर के मैंने वो रजिस्ट्री भी करा ली थी। उसके बाद में पीछे वाला अवेलेबल हुआ तो मैंने एक नहीं अब 2 मकान खरीद लिए। तो हनुमान बेनीवाल जी को इस चीज़ की चिंता होनी चाहिए। और अभी अभी मैंने आकर के ये कॉलोनी देखी है, तो मुझे सब लोगों ने न्योता दिया है कि यहाँ पे आपको देखना चाहिए। तो मैंने बोला भाई एक अच्छा मकान और देख लेंगे। ये आज की जय, खोमा खोमा। बीजेपी में आकर के और नागौर में आके सबसे पहले मैंने एक खोमा खोमा सीखा है, बहुत ही जोरदार चीज़ है। ज्योति मिर्धा को मैं जानता हूँ 2009 से, बहुत अच्छी तरह से देखा है मैंने आपको, लेकिन ज्योति मिर्धा का बदला हुआ रूप नज़र आ रहा है। ज्योति मिर्धा खोमा खोमा भी सीख गई, इसके अलावा भारत माता की जेल लगाती है तब अलग ही अंदाज में, क्योंकि ठेठ मारवाड़ी अंदाज में बोलने वाली ज्योति मिर्धा को लोग ये समझते थे कि ये दिल्ली में रहती है, इंग्लिश बोलती है, हिंदी में बात ही नहीं कर पाती, लेकिन आपका जो अंदाज है वो लोगों को भाता है। बहुत अच्छी बात है, हम तो यही चाहते हैं। बहुत मीठी बातें बोले ये हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, तो आप तो जय, खोमा खोमा। नरेंद्र मोदी जी को आपने यहाँ बुलाया था, लेकिन राजनीति में अक्सर ऐसा माना जाता है जो कैंडिडेट कमज़ोर होता है उसको बड़े नेता की जरूरत पड़ती है। तो आपने मोदी जी को यहाँ आपने बुलाया या पार्टी ने यहाँ डिसाइड किया कि नागौर में प्रॉपर जिला हेडक्वार्टर पर उनकी रैली रखनी है? कुछ टाइम पहले एक सर्वे आया था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए नागौर और दौसा सबसे कमज़ोर ज़िले हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे अगर यहाँ पे लेकर के आया गया है तो ये सोचा गया हो कि मजबूती कैसे आ सकती है? तो इसको सोचने का अपना अपना नज़रिया है। और मोदी जी की लगभग सभी ज़िलों के अंदर सभा होनी थी। कुछ चुनाव से पहले हुई थी, कुछ चुनाव से। नागौर में सभा डिसाइड होकर के और कैंसिल हुई थी, इसलिए लाजमी था कि वहाँ पे चुनाव होना था। चुनाव के दौरान सभा होनी थी, बाकी सारे ज़िलों में भी होगी, और ये प्रोग्राम उनका पहले से जारी हुआ था। तो जब मोदी जी आते हैं तो ऑब्वियसली सारी जगह पे माहौल तो बनता ही है। और उसका जो सबसे बड़ी जो चीज़ आई है वो आईबी वाले खुद रिपोर्ट दे करके बता रहे हैं कि जो नागौर की सभा थी वो मोदी जी की आज तक राजस्थान में जितनी सभाएं कभी हुई हैं उन सब में सबसे सक्सेसफुल वो सभा थी। आपको कितना फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बता रहेगा पहले से मजबूत है, लेकिन उनके आने के बाद कितना फ़ायदा हो रहा है? डबल फ़ायदा है। मोदी जी आते हैं वहाँ पे अपने आप करंट बहता है। लेकिन हबीबुर रहमान ने जो ताल ठोकी है वो भी कहीं ना कहीं आपको नुकसान करेगा या कांग्रेस को? देखिए, वो तो समीकरण बताएंगे किस तरीके से, लेकिन जो अभी दिख रहा है कि वो क्योंकि कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे तो उनका खड़ा होना शायद कांग्रेस के लिए नुकसान करेगा। और मुझे लगता है कि अभी जैसे समीकरण बन रहे हैं हो सकता है कि कांग्रेस तीसरे नंबर पे भी चली जाए। लेकिन कुछ लोग इसको त्रिकोण भी मान रहे हैं कि अगर सारे माइनॉरिटी के वोट हबीब साहब के पास चले गए तो निश्चित तौर पर आपकी हबीब साहब की टक्कर हो सकती है। उसमें कैसा मुकाबला देखती हैं आप? उसमें मैं यही देखती हूँ, मैं जीतूंगी, हबीब साहब सेकंड रहेंगे और हरिंदर जी थर्ड आएंगे। देखिए, हनुमान बेनीवाल के जब भी हमने भाषण सुने उसमें ज़्यादातर में मिर्धा परिवार को टारगेट किया उन्होंने, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैंने मिर्धा परिवार को घर पे बिठा दिया, कभी कहते हैं मैंने उनकी राजनीति ख़त्म कर दी। लेकिन इस बार का चुनाव स्पेशल है, मिर्धा परिवार के 4 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, एक भाजपा से 3 कांग्रेस से। तो क्या हनुमान बेनीवाल का उल्टा असर हुआ है या मिर्धा परिवार फिर से राजनीति में ऊपर आ रहा है? भाई और तो मुझे पता नहीं, रिजल्ट तो होगा जो होगा। नागौर जिला जो है उसमें 3 जनरल सीट है, तीनों के ऊपर कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिर्धा लड़ रहे हैं। नागौर हेडक्वार्टर के ऊपर बीजेपी की तरफ से मिर्धा लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं परिवार का नाम तो होगा या कोई साख तो होगी जिसकी वजह से भेजा गया। रिजल्ट तो जो होने होंगे वो होते रहेंगे, वो उनकी बात है। और रहा उनका ये कहना कि उनको घर बिठा दिया, तो हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि हमारी शायद गलती रह गई थी पूर्वजों की, जो उनके पिताजी को राजनीति शुरू करवा दी थी। एक बात और पूछना चाहूँगा, जैसे आप चुनाव प्रचार करने की आप कह रही हैं कि मैं आज कुचेरा गई थी, तो कुचेरा में आपने तेजपाल के खिलाफ प्रचार किया है, तो कैसा फील करती हैं? क्योंकि आप पहले कांग्रेस में थी और जब भी प्रचार किया अपने परिवार के लिए किया, लेकिन अब आपको क्या महसूस होता है? एक तरफ चाचा के खिलाफ प्रचार कर रही है, दूसरी तरफ आपका भाई आ गया, तीसरी ओर आप अगर डेगाना जाती है तो वहाँ पर भी आपके भाई है।
देखिए, मैं वहाँ पे प्रचार करने जब गई थी तो मैं रेवत जी के पक्ष में प्रचार करने गई थी, मेरे भाई के खिलाफ करने के लिए नहीं गई थी, एक चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ मेरे चाचा मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं उनके खिलाफ प्रचार करूँगी, लेकिन पूरे मान सम्मान के साथ मैं करती हूँ। रही बात डेगाना की, तो डेगाना में जो पहले से कैंडिडेट थे वो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। कमाल की बात यह है कि नागौर और खींवसर में जिनको कैंडिडेट बनाया गया है वो मोहरे बन करके आए हैं, और उसका असली कारण है कि गहलोत साहब और हमारे जो आरएलपी के सुप्रीमो हैं, इनके आपस में साठ-गांठ है जो कि अब जग जाहिर हो चुकी है। तो उन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा वोट कैसे बट सकते हैं, तो उन्होंने तेजपाल को आगे करवा दिया, और उनको लग रहा था कि हरिंदर जी अगर खींवसर आ जाते हैं तो उनको खतरा है, तो उनको नागौर शिफ्ट करवा दिया। तो वो अपनी अपनी बिसात बिछा रहे हैं, और मैंने जैसे बताया कि भाई ये शतरंज की तरह होता है, वो अपनी चालें चल रहे हैं, हम अपनी चलेंगे। एक और मामला भी 2 दिन पहले हमने देखा था, सोशल मीडिया पे भी देखा था, एक भास्कर ने भी एक खबर लगाई, कोई ज़मीन का विवाद आपके पारिवारिक मामला है। तो क्या आपको बदनाम करने के लिए, राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए है, या क्या है, वास्तविकता क्या है? मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, मैटर सिविल नेचर का है, और जो एफआईआर लॉन्च करवाई है वो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत है, क्योंकि वो पुश्तैनी ज़मीन है जो मेरे फादर के नाम से मेरी मदर के नाम ट्रांसफ़र हुई थी, मेरी मदर के नाम से हम दोनों बहनों के नाम ट्रांसफ़र हुई है, और उनकी रजिस्ट्री नहीं होते हुए भी उसके पट्टे जारी कर दिए गए हैं। और अगर कोई आदमी ये जाहिर सी बात है, अगर आप पूछेंगे कि एक तरफ ज्योति मिर्धा है दूसरी तरफ विजय पूनिया है, तो आप ज़मीन का मामला होगा तो आप खुद सोच लेंगे कि दोषी कौन होगा। चलो अंतिम सवाल पूछूंगा आपसे। नागौर में फिलहाल जो सीटें हैं वो 6 कांग्रेस, 2 बीजेपी, 2 आरएलपी। अब ज्योति मिर्धा को लाए सिर्फ इसलिए थे कि नागौर में भाजपा मजबूत हो जाए। आप क्या मानती है, अब अगला जो चुनाव का परिणाम आएगा 3 तारीख को, क्या रहने वाला है? ये तो मेरा ख्याल फलोदी के सटोरिया ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, और जो भी समीकरण बनेंगे, राज तो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, उसमें नागौर की भी अच्छी सहभागिता होगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि फलोदी का सट्टा बाजार भी मैनेज होने लग गया है, वो दिल्ली से मैनेज हो रहा है। अब सभी कुछ अगर मैनेज हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो हमारे भी सांस लेने की चाबियां भी कहीं से चल रही हैं, तो छोटी मोटी चीज़ें होती भी होंगी तो होती होंगी, पर मोटे तौर के ऊपर, क्योंकि आप और क्या आकलन लगा सकते हैं। उसके अलावा जब बताइए, नागौर की 10 में से कितनी बीजेपी, कितनी कांग्रेस, कितनी अन्य? अभी समाज बन रहा है और अच्छा बन रहा है, और मुझे लगता है कम से कम 8 सीटें हम निकालेंगे। लेकिन नागौर का एक इतिहास रहा है कि नागौर की जितनी सीटें जिस पार्टी की आती है सरकार उसी की होती है, ये भी एक सत्य है। तो हमारी सरकार आ रही है और हमारी सीटें आ रही है, बोल तो रहे हम। तो ये थी नागौर की पूर्व सांसद और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की नागौर से प्रत्याशी ज्योति मिर्धा, जो पूरी तरह से आश्वस्त है इस चुनाव को लेकर, और चुनाव कैंपेनिंग के दौरान इनका जो कॉन्फिडेंस है ये बताता है कि ज्योति मिर्धा अपने आप को मजबूत महसूस कर रही है। लेकिन परिणाम बताएगा कि नागौर में मिर्धाओं का कितना दबदबा रहता है, क्योंकि 4 मिर्धा इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, और परिणाम के दिन मिर्धा परिवार का राजनीतिक वर्चस्व कितना है ये साबित हो जाएगा। सहयोगी रफीक के साथ हनीफ खान, नागौर।